देख लो बाद में नोट करेगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। अभी अभी नोट रुक जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कुछ एबायोटिक फैक्टर्स की, जैसे टेम्परेचर, लाइट, सॉइल और वाटर, ये सब की बात हमने की थी लास्ट क्लास में। अब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि किस तरह से वो जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसका रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से उन एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस एक तरह का रिस्पॉन्स है, जिसको मैं बोलता हूँ इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोरेगुलेशन, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोरेगुलेशन, कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होम्योथर्मिक। क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस या होम्योथर्मिक, या फिर इनके लिए एक और शब्द होता है दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और क्या बोल देते हैं इनको, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, अच्छा जो ये नहीं कर पाते, होम्योस्टेसिस जो नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मिक। क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मिक। जो थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मस या पॉइकिलोथर्मस थर्मिक, या फिर क्या बोलते हैं उनको, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सुना होगा ये तो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये बोलते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं, इतना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब हो क्यों रहा है, होम्योस्टेसिस हो क्यों रहा है, टू मेंटेन द कांस्टेंसी। क्या मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, टू इट्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट। कि मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, दोनों ही कंडीशन में ये जो टेम्परेचर है ये 37 का 37 ही रहना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। ये चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्मोरेगुलेशन, दैट इज अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। थर्मोरेगुलेशन, जैसे कि गर्मियां जब आती है तो गर्मियों में मेरी बॉडी का टेम्परेचर, मेरा बॉडी का टेम्परेचर, गर्मी बाहर का टेम्परेचर मान लो कि क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो 42 डिग्री सेल्सियस से मुझे कितना मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्वेट करने लगेगी मेरी बॉडी, और जब स्वेट करेगी, स्वेटिंग इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेशन, स्वेटिंग होगा फिर इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन से क्या होगा, कोल्ड, मतलब समझ रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा, 37 42 से 37 होने लग जाएगा समझ। लेकिन जब विंटर्स आएगा तो विंटर में देखोगे बॉडी का बाहर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा विंटर्स में टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री, काफी सर्दियां हैं मान, ठीक है, दिसंबर समथिंग में इतनी सर्दियां अब आएंगी, तो आप देखोगे कि क्या होगा, टेम्परेचर को वापस मुझे कितना बढ़ाना है, 27 डिग्री सेल्सियस वापस, है ना, तभी तो 37 हो पाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन हो पाएगा, ऐसे मेंटेन हो पाएगा कि सर्दियों में मैं क्या करता हूँ, शिवरिंग जब मेरी बॉडी का दांत किटकिटाने लग जाते हैं, बॉडी पूरी कांपने लग जाती है ना, और हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है। शिवर करना क्या, शिवरिंग जो है, शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एंड मूवमेंट जनरेट्स हीट, फिजिक्स यही तो है, ऐसे नहीं बोलते हैं, फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं, मूवमेंट जनरेट्स हीट, है ना। तो भाई शिवरिंग में जो आप कर रहे हो, शिवरिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एंड मूवमेंट जनरेट्स हीट। समझ आया। और ये दोनों ही तरीकों से क्या हो रहा है, इन दोनों ही तरीकों से आप क्या कर पा रहे हैं,
बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। दोनों ही तरीकों से बॉडी का टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। कितना कांस्टेंट रख रहा हूं? 37 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? कांस्टेंट रख रहा हूं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या मैं थर्मो रेगुलेशन बोल सकता हूं, टेम्परेचर रेगुलेशन। ऐसे एक और होम्योस्टेसिस होता है जिसको ऑस्मोसिस रेगुलेशन बोलते हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये कौन करते हैं? जनरली ये फिशेस में देखने को मिलता है, फिशेस डू ऑस्मो रेगुलेशन। हम लोग भी थोड़ा बहुत करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। हमारी किडनी का फंक्शन है, किडनी हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करती है, मतलब बॉडी का वाटर बैलेंस। ठीक है, बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसको बैलेंस करना, उसको ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस समझ आया आपको? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, उनको रेगुलेटर्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, सम वही कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकली, और कुछ कैसे कर सकते हैं? बिहेवियरली। हम लोगों का तो फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी का फंक्शन ही ऐसा है कि वो स्वेट कर रही है समर में और शिवर कर रही है विंटर में। दैट्स हाउ इट इज मेंटेनिंग द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर एंड मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। ये कई लोग बिहेवियरल रिस्पांस भी दिखाते हैं होम्योस्टेसिस की तरफ। कोई एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का भी बिहेवियरल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरल रिस्पांस मतलब जैसे जो लिजार्ड होती है, ठीक है, जो छिपकली होती है लिजार्ड, जो डेजर्ट में होती है, ठीक है, डेजर्ट में जो लिजार्ड होती है वो क्या करती है, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो वो क्या कर जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये बिहेवियर ही तो हुआ उनका, समझ आया, जमीन के नीचे। और रात में क्या होता है, रात में जितनी भी एनर्जी इन्हें सोखनी होती है वो हीट ले लेते हैं दिन में, और रात में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, शिकार करने या कुछ भी। ठीक है, और उनकी रात में तो ठंड होती है, आपको पता है, रात में काफी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ऊपर प्लस में चला जाता है ना डेजर्ट में, उतना ही टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ठीक है, डेजर्ट। क्योंकि जैसे मान लो दिन में डेजर्ट में टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, रात में माइनस में भी टेम्परेचर में चला जाता है डेजर्ट में, है ना। जितनी गर्म दिन उतनी ठंडी रातें, ये कॉन्सेप्ट है किसका? डेजर्ट का। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, ठीक है, डेजर्ट का। तो वो लोग लिजार्ड क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, वो एक तरह से चार्ज, सोलर चार्ज की तरह समझ लो, दिन में वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिजार्ड्स हम पढ़ेंगे आगे बिहेवियरल रिस्पांस में, वो चार्ज हो जाते हैं, एक तरह से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दिन में, और फिर रात में वही हीट उनको हेल्प करती है बाहर निकलने में, रात में उन्हें ठंडी में। समझ आया? इसलिए वो बड़े आराम से रात में निकल जाते हैं, क्योंकि रात में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। समझ आया? ये बिहेवियरल चेंज। अच्छा, जनरली रेगुलेटर्स कौन होते हैं? जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स और लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो है, ये सब क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन कौन रेगुलेट नहीं कर सकते हैं? प्लांट्स। कौन रेगुलेट नहीं कर सकते हैं? प्लांट्स। क्या कभी आपने सुना है कि प्लांट टेम्परेचर स्वेटिंग कर रहा है, शिवरिंग कर रहा है, ठंड लग रही है उसको? नहीं। तो प्लांट्स जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते अपना इंटरनल टेम्परेचर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्म करते हैं। कंफर्म मतलब उनको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं उनको? कन्फर्मर्स। समझ आया? उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्फर्मर्स। क्या इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? ज्यादा किचकिच तो नहीं लग रहा? अरे ये इधर समझ आ रहा है, इधर मैंने क्या बोला? होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस। होम्योस्टेसिस क्या है? प्रोसेस है थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन, थ्रू विच organisms try to maintain constancy, ठीक है, through which organisms try to maintain their constancy of their environment। जैसे वो गर्मियों में हम लोग स्वेट करते हैं, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं? शिवर करते हैं। These are the types of thermoregulation। कुछ ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है। रेगुलेट की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, वो फिजियोलॉजिकल बीइंग हो या बिहेवियरल बीइंग हो। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शन जैसे थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन। बिहेवियरल बीइंग जैसे लिजार्ड का एग्जांपल दे दिया मैंने।
ज्यादातर बर्ड्स, सारे एनिमल्स और बहुत ही कम लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो है रेगुलेटर्स होते हैं। सारे प्लांट्स क्या होते हैं, रेगुलेटर या कन्फर्मर्स? कन्फर्मर्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स भी एक्वेटिक एनिमल्स का ऑस्मोटिक उनकी बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो एम्बिएंट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं उतना ज्यादा। एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस कुछ कर लेती हैं ऑस्मो रेगुलेशन, हालांकि उनका जो अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बाहर के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। कैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कि बाहर का ऐसा होता है कि जैसे बाहर सी वाटर है, तो सी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, आपने कल पढ़ा था, सैलिनिटी क्या होती है, ज्यादा। सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर उनमें ज्यादा है बाहर, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे फिशेस हैं, फिशेस आर इन द सी, फिशेस आर इन द सी। अगर फिशेस सी में है तो यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये वाला पानी अगर बाहर बार-बार इनकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इनमें बढ़ने लग जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्टिवली आयंस को बाहर छोड़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक्टिवली आयंस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं उनका ऑस्मोटिक रेगुलेशन का चेंज करना, ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन कई स्पीशीज ये भी नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं, वो खुद अपने आप में बदलते रहते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। आ रहा है समझ की नहीं आ रहा है, पक्का। फिर हमने बोला मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं कन्फर्मर्स ही होते हैं, और ज्यादातर सारे प्लांट्स, अभी हमने पढ़ा सारे प्लांट्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। ये मेंटेन नहीं कर पाते, कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ऐसे सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। जो अपना जो स्थिति के साथ बदल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। जैसे फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसा जितना नदी का पानी जितना ठंडा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही ठंडा रहता है। अगर उनको चेंज करना है, मान लो उनको ये चाहते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, तो वो उस पानी से बाहर निकल जाएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो शिवर कर रहे हैं या स्वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो उस जगह से निकल जाएंगे। समझ आया? तो दे कांट डू कन्फर्मेशन, समझ आया? वो कन्फर्मर्स होते हैं। लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं ना। लेकिन हमेशा याद रखना, रेगुलेशन भी जो होता है, हम इस तरह से, ये क्या क्यों ऐसा है कि हम लोग रेगुलेटर्स हैं और क्यों कुछ स्पीशीज जो है वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं, क्यों है ऐसा कि हम लोग रेगुलेट कर पाते हैं और बाकी स्पीशीज रेगुलेट नहीं कर पाते हैं? इवोल्यूशन, ठीक है। क्या आंसर है इसका? इवोल्यूशन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि हम लोग इस तरह से इवॉल्व हुए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन इवोल्यूशन, इवन रेगुलेशन हैज इट्स लिमिट। रेगुलेशन का भी क्या होता है, अपना लिमिट होता है ना। रेगुलेशन का भी क्या होता है, अपना एक लिमिट होता है। लिमिट होता है रेगुलेशन का मतलब कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, 27 को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया मैंने, इतना नहीं हो पाता है शिवरिंग से, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस चलो मेंटेन हो जाएगा, 5-10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि हाँ इतना तगड़ा रेगुलेशन का पावर है, मुझे अंटार्कटिका में छोड़ दो, मैं शिवर करके 37 कर दूंगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। कन्फर्मर्स जो है वो थर्मो रेगुलेशन तो नहीं कर पाएंगे, दे जस्ट एक्सेप्ट द थिंग। जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है उसको क्या कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हाई नॉट थर्मो रेगुलेशन? कि थर्मो रेगुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है। समझ आया? एक बात बताओ, जब हम स्वेट करते हैं या शिवर करते हैं, क्या उससे हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है कि नहीं लगती होगी? लगती होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पीशीज हैं, कुछ आर्टिफिशियली हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल थर्मो रेगुलेशन कैसे हो सकता है? सर्दियों में बहुत ज्यादा जब सर्दियां आ जाती है तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कुछ जला लेते हैं, है ना, चूल्हा जला लिया, या कुछ हीटर भी आने लग गए हैं आजकल, जो रूम हीटर होते हैं, रूम हीटर जला लिया आपने, जिससे क्या रहता है, उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। बाहर ठंड है, मान लो बाहर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बाहर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर तो एम्बिएंट हो गया,
दूसरी बात, जैसे मान लो बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, मान लो 40-42 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, 40-42 टेम्परेचर चल रहा है बाहर का, आपने क्या लगा लिया है, आपको फर्क ही नहीं है, घर में क्या लगा लिया आपने, एसी। आपके घर का टेम्परेचर चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। समझ आया, यही तो है। तो वो आर्टिफिशियल थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है, आर्टिफिशियल टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो बहुत, वो भी एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि नहीं प्रोसेस है भाई, एसी लगाना, बॉडी हीटर बोल रहा हूँ, वो रूम हीटर, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि नहीं है, महंगा लगेगा ना। तो अब वैसे ही सेम वे अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करना है तो वो भी तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसमें भी तो एनर्जी लगेगा। तो अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जिस तरह से थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं जनरली, जिनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी मतलब एटीपी मतलब पैसा, समझ रहे हो, रिलेटेबल है ना। जैसे आर्टिफिशियल थर्मो रेगुलेशन, जिनके पास पैसा नहीं है वो एसी कहाँ लगाएंगे, क्या वो एसी बोलेंगे खाने का हो पहले, एसी बाद में देखेंगे, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जस्ट कन्फर्मर्स होंगे, वो कन्फर्मर्स होंगे, ठीक है। जैसे हीट को गेन और हीट लॉस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही गहरी बात लाइन है एनसीईआरटी की, जो 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, लेकिन ये डिजर्व करती है पूरा पैराग्राफ, क्योंकि समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी ने लिखा है हीट गेन और हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, कि इसको फिजिक्स में जाता है थोड़ा सा, वो कहता है कि हीट गेन होना और हीट लॉस होना सरफेस एरिया का फंक्शन है। सरफेस एरिया का फंक्शन है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मुझे मान लो कि मुझे टॉवल सुखाना है, तो टॉवल का अगर मैं सरफेस एरिया बड़ा करके सुखाऊंगा तो वो जल्दी सूखेगा, इररिस्पेक्टिव अगर ऐसे रख दिया तो नहीं सूखेगा ना। तो हीट गेन होना, हीट लॉस होना किस चीज का फंक्शन है, सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये बात तो समझ आ गई है, यहां तक साथ साथ चल रहे हो ना। मैं बोल रहा हूं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, उनकी बॉडी का हीट लॉस, समझ आया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है उनका हीट लॉस ज्यादा होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया कम है उनका हीट लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, जो ये वाली लाइन बोलने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ आ गया, हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ये लाइन समझना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और बड़े ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया कम होता है। यहां पे अटकोगे, ठीक है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, इन रिस्पेक्ट विद देयर वॉल्यूम। समझ आया, इन रिस्पेक्ट विद देयर वॉल्यूम। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि चींटी का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है और हाथी का जो सरफेस एरिया है वो कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, है ऐसा, क्यों है ऐसा? मैं उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मतलब चींटी का जो वॉल्यूम है, ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक है, स्नेक का सरफेस एरिया कितना है? इतना है। मान लो कोई सांप है, उसका सरफेस एरिया इतना है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो बहुत कम है, उसका वॉल्यूम तो बहुत कम है, सरफेस एरिया उसका बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एक फॉर एग्जांपल उतने ही किसी स्पीशीज का देखूं जिसका वॉल्यूम उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया कम है, तो हीट लॉस किस में ज्यादा होगा? उस स्नेक में ज्यादा होगा या उसी स्पीशीज में जिसका सरफेस एरिया कम है? जिसका सरफेस एरिया कम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेट डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसी स्पीशीज से, जैसे सेम स्पीशीज है, एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है ए, ठीक है, उसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया देख रहा हूं मैं, ठीक है, उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया देख रहा हूं मैं। अगर उसके वॉल्यूम, समझ आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल चींटी, एंट जो है, एंट का तो वॉल्यूम बहुत कम है ना, तो अगर उसका वॉल्यूम, या कोई बर्ड है मान लो, कोई एंट छोड़ो, किसी बर्ड के हिसाब से देखो,
तो छोटी अगर कोई स्मॉल बर्ड होगी, छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, स्मॉल बर्ड जो है, स्मॉल बर्ड स्पेसिफिकली, स्मॉल बर्ड अगर कोई है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के हिसाब से क्यों सरफेस एरिया ज्यादा है? उसके पंख फैल भी जाते हैं, तो सरफेस एरिया उसका उसके वॉल्यूम के हिसाब से, उसके खुद के वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं है? है ना? वहीं अगर मैं बात करूं कोई एनिमल है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग कोई एनिमल है ना? तो डॉग अगर एनिमल है तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया भी तो उतना ही ज्यादा है ना? समझ आया? तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया ठीक है। अब मुझे अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो आप क्या बोलोगे? किधर किसका सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है आपको? बर्ड का सरफेस एरिया ज्यादा लगेगा या डॉग का? बर्ड का। किसके रिस्पेक्ट में? उसी के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करो। अभी समझ आएगी नहीं आएगी समझ? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर दोनों को अगर भिगा दूं, मैं दोनों को पानी में डुबा दूं, एक बर्ड है और एक डॉग है, दोनों को पानी में डुबा दे, किसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? बर्ड का। तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा? डॉग। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट लॉस जल्दी होगा, इधर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। तो अगर सर्दियां आएंगी तो परेशानी किसको ज्यादा होगी? बर्ड को। क्योंकि आ रहे हो साथ साथ, ये छूट गए कहीं पे, आ रहा है साथ साथ, समझ रहे हो? तो अगर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। अब क्या ज्यादातर बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, उसने बस एक लाइन में लिख दिया एनसीईआरटी ने कि हीट गेन और हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। बस, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया, यही तो लिखा है ना, रिस्पेक्टिव टू देयर वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, उनके वॉल्यूम के रिलेटिव में उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी भी समझ आया कि नहीं आया कि छोटे ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया क्यों ज्यादा होता है? आता है समझ? तो अगर छोटे ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनकी हीट लॉस भी बहुत जल्दी होगी। दे टेंड टू लूज देयर बॉडी हीट वेरी फास्ट। और बॉडी हीट अगर उनकी जल्दी लूज हो गई, अगर उनकी बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज हो गई तो उन्हें वापस अगर रीगेन करनी है हीट तो बहुत मेहनत लगेगी, एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। और उनकी, वो तो छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, इतनी एनर्जी तो उनके पास खुद नहीं है कि वो रीगेन और उसमें ही वेस्ट करते रहे, इसलिए वो कन्फर्मर्स बनते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। समझ रहे हो? तो छोटे ऑर्गेनिजम्स को दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। और अगर उन्होंने अपनी बॉडी का हीट लूज कर दिया तो वापस रीगेन करने में दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट। समझ आया? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनको हीट को जनरेट करने में भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? यही रीजन है कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, पोलार रीजन्स जो होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल में या जैसे जो भी ठंडे क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा कोल्डर एरियाज हैं, वहां पर छोटे एनिमल्स नहीं मिलते हैं, बर्ड्स नहीं मिलेंगी वहां पे तुमको। समझ आया? और अगर वहां पे ऑर्गेनिजम्स मिल भी रहे हैं तो वो अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? वो अपना सरफेस एरिया कम कर, ठंडे क्षेत्र में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरह से इवॉल्व होंगे। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, ठंडे क्षेत्र में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उनका सरफेस एरिया कम हो। फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स। तो पेंगुइन्स जो है, पेंगुइन्स के जो हाथ होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं। उसके हाथ छोटे क्यों है? हाथ लंबे होंगे तो उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस तरह से इवॉल्व हो गए कि उनके हाथ ही छोटे हैं। सील्स जो छोटे छोटे, भालू जो वहां पोलर बियर पाए जाते हैं, कितने छोटे छोटे पैर होते हैं उनके, सरफेस एरिया कम करने के लिए। अरे छोड़ो इतनी बात, इतना नहीं जाए, अगर नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है? गर्मियां जब आती हैं तो गर्मी जब आती है तो आप ऐसे ऐसे चल रहे हो तो पूरा फैल है ना, आराम से ऐसे ऐसे चल रहे हो तो अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप करते हो ये चीज, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। सुनो, है ना, आप ऐसे आराम से फैल के चल रहे हो गर्मी में लहराते हुए, है ना? ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका सरफेस एरिया ज्यादा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी हीट लॉस होगा। आप तो गर्मी में यही चाहते हो ना, हीट लॉस हो। सर्दियों में
है ना? क्या कर लिया सर्दियों में आप अपना सरफेस एरिया कम कर लिया। तो सरफेस एरिया कम करने से क्या होगा? हीट लॉस कम। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी आया कि नहीं आया? तो यही कहना चाह रहे हैं, दिस इज द रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो फिर अब देखो, या तो हमने बोला रेगुलेट करेंगे या तो कंफर्म करेंगे माइग्रेट। कुछ ऑर्गेनिज्म उस जगह को भी छोड़कर चल जाते हैं टेम्परेरीली। जैसे फॉर एग्जांपल हर विंटर्स क्या देखने को मिलता है? साइबेरिया से कई सारी बर्ड्स, जब सर्दियां पड़ती है ना साइबेरिया में, साइबेरिया ठंडा क्षेत्र है, तो जब साइबेरिया में जब विंटर्स पड़ती हैं तो कई सारे बर्ड्स, भरतपुर राजस्थान जो है, राजस्थान में तो ठीक ठाक पड़ेगी, मतलब उतनी सर्दियां नहीं पड़ेगी ना, सर्दियों में भी उतनी सर्दियां नहीं पड़ेगी, है ना? और साइबेरिया में तो वैसे ही सर्दी रहती है, तो जब सर्दियां पड़ेगी तो बर्फ पड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए जब साइबेरिया में सर्दियां पड़ती हैं तो एवरी विंटर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, एक दो नहीं हजारों की तादाद में बर्ड्स जो है वो इंडिया आ जाती हैं। इंडिया वेलकम्स ऑल द बर्ड्स। तो जब भी आपको कोई बर्ड सेंचुरी या जू वगैरह घूमने जाना हो तो सर्दियों में जाना, क्योंकि उस समय पर बर्ड्स बहुत सारी मिलेंगी तुमको इंडिया के जू से। या भरतपुर जो क्योलाडो नेशनल पार्क है, पूछता भी है, क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में, वहां पे दुनिया भर की बर्ड्स मिलेंगी तुमको, हर तरह तरह की बर्ड मिलेंगी, एक्सोटिक जो इंडिया में पाई भी नहीं जाती है क्योंकि बाहर से आई है ना वो। समझ आया? फिर बोला कि फिर और क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? सस्पेंड भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंड में बोला बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं उन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस में। सेकंड थिंग, सीड डॉर्मेंसी। सेकंड थिंग इज सीड डॉर्मेंसी। आपने देखा होगा राशन की दुकानों में जो चावल के कट्टे पड़े हैं, उसमें मान लो चना रखा हुआ है, चना रखा हुआ है या चावल रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, चना रखा हुआ है या चावल रखा हुआ है, वो जो चावल है वो कहीं से भी तुमको लिविंग दिखता है? नहीं दिखता है। जो चना रखा हुआ है कहीं से भी वो लिविंग दिखता है? नहीं। लेकिन उसी चने को आप क्या करो? भिगो दो, भिगा दो, और 2 दिन बाद उसमें देखो, भिगाते रहो, अगर 2 दिन बाद तक उसमें क्या निकल जाएंगे? स्प्राउट्स निकल जाएंगे, दे जर्मिनेट। मतलब वो लिविंग तो है लेकिन अपने आप को एक ऐसी पॉज स्टेट में रखा है, अपने आप को एक ऐसी पॉज स्टेज में रखा है जहां पर उसने मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कर दिया अपने आप को। क्यों? क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल थी। जब कंडीशन फेवरेबल मिलेगी, जैसे पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो वो दोबारा जर्मिनेट होने की काबिलियत रखता है, दोबारा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। स्पोर फॉर्मेशन समझ आ गया, सीड डॉर्मेंसी समझ आ गया। और क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि भालू माइग्रेट क्यों नहीं करेगा? इतना भारी जानवर है। अच्छा, जैसे क्या होता है, लोग बोलते हैं, ये तो कार्टून में जो लोग हैं, डिज्नी विज्नी, इन लोगों ने थोड़ा सा मिसकंसेप्शन फैला रखा है, अफवाहें फैला रखी है। भालू क्यूट जानवर तो बिल्कुल नहीं है, मैं बता दूं तुमको। क्योंकि जैसे नॉर्मल कोई, जैसे शेर है, शेर का अगर पेट भरा हुआ है और तुम उसके सामने से निकल जाओ वो कुछ नहीं बोलेगा। भालू के साथ ऐसा नहीं है। भालू खुद परेशान है अपनी जिंदगी से। क्यों? अपने वेट से। उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गड़बड़ है, समझ रहे हो? उसका वेट पता नहीं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाया हो, अलग ही वेट है। तो अपने वेट के हिसाब, वेट की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग रहता है। अगर तुम उसको नहीं भी छेड़ोगे ना और तुम सामने भी आ गए, ठीक है, वो हमला करेगा ही करेगा। बियर के बारे में ये बात है, समझ रहे? क्यूट नहीं है वो, जो कार्टून में दिखाते हैं ना, विनी द पू और ये मोगली वोगली में देखे नहीं, ठीक है। तो बियर्स क्या करते हैं? दे गो फॉर, दे अंडरगो हाइबरनेशन। वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन मतलब समझते हो? बहुत मजेदार प्रोसेस है ये। आई विश ह्यूमंस के पास हो सकता, मेरे पास हो सकता। हाइबरनेशन का मतलब क्या है कि सर्दियां आने से वाले, मस्त जितना खाना होगा खा लेंगे ये लोग, और मस्त पूरी सर्दी क्या करते हैं? सोते हैं। कोई काम नहीं, समझ आ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन, यानी कि विंटर स्लीप, ठीक है। अच्छा, तो क्या समर स्लीप भी कुछ होता है? हाँ, समर स्लीप भी होता है। समर स्लीप का मतलब क्या होता है? स्नेल्स और जो फिशेस होती हैं, देखो स्नेल्स और फिशेस, देखो जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, मोर और लेस सूख जाते हैं ना। तो जब तालाब सूख जाते हैं तो फिशेस कहाँ जाती हैं? वहीं पर वो सो रही होती हैं, वो अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्टॉप और स्लो कर रही होती हैं। वहीं पर उसी तालाब में जब पानी भर जाएगा ना तो मछलियां अपने आप आ जाती हैं। कहाँ से आ गई? वहीं पर कीचड़ जो थोड़ा बहुत था ना उसमें सो रही होती है।
उसको स्नेल्स भी वहीं पाया जाता है, क्योंकि अचानक से स्नेल्स इतने सारे कहां से आ गए, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप और हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। समझ आया? ज़ू प्लैंक्टन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, एक सस्पेंडेड स्टेज में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं डायापॉज। समझ आया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेगुलेटर्स। दो तरह का रेगुलेशन होता है, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन। होम्योस्टेसिस, जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे 37 डिग्री सेल्सियस। स्वेटिंग इन द समर्स एंड शिवरिंग इन द विंटर्स। कन्फर्मर्स क्या करते हैं? कन्फर्मर्स कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, उनको ही कन्फर्मर्स बोलते हैं। फिर क्या बोला? फिर हमने बोला कि थर्मोरेगुलेशन क्यों नहीं कर पाते कुछ कन्फर्मर्स, क्योंकि हीट गेन और हीट लॉस जो है वो फंक्शन है किस चीज का? हीट गेन और हीट लॉस जो है वो फंक्शन है सरफेस एरिया का, और छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट। दिस इज द रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल्स रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। समझ आया कि नहीं आया? और माइग्रेशन, इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं गर्म क्षेत्रों की तरफ, जैसे भरतपुर नेशनल पार्क भरतपुर। फिर हमने बोला सस्पेंड में एक एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन वाला बताया, दूसरा सीड डोरमेंसी। फिर तीसरा बताया क्या? जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं वो हाइबरनेशन करेंगे या फिर एस्टिवेशन करेंगे। तालाब से स्नेल्स भाग के कहां चले जाएंगे, या फिशेस कहां माइग्रेट कर जाएंगे? बर्ड्स तो माइग्रेट कर गए, साइबेरिया से आ गए। फिशेस थोड़ी माइग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसीलिए वो एस्टिवेशन का सहारा लेते हैं, इसलिए वो हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। और ज़ू प्लैंक्टन डायापॉज करते हैं। समझ आया? ठीक है, दिस वाज द रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, और इस तरह से कथा करो जितना लोग करते हैं। ठीक है, हाँ चलो।